और बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 7 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो नंबर 2। फिजिक्स में चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, इसलिए पिछली वाली वीडियो का थोड़ा सा तो रेफरेंस देना ही पड़ता है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड थ्योरी देखी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, उसमें बहुत सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसा ग्राफ बनेगा उसको भी समझा। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो पहली बात आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, इस टॉपिक से जनरली हर साल या फिर मैक्सिमम एक साल के गैप पे क्वेश्चन आता ही आता है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो लंबी है। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कई सारी चीजें पढ़नी। पहले तो यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़नी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, उसको घुमाने में रोटेट करने में वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ना है। तो पढ़ेंगे सारी चीजें, बट इस वीडियो में बात होगी सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसकी वजह से अलग अलग केसेस में वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसकी। फिर जो बचे खुचे टॉपिक होंगे उनको आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो अपना पेन कॉपी ले लीजिए एंड राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मम्मी की बहन को मौसी बोलेंगे, वैसे ही अभी आप देखोगे एक छोटा सा चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इंटरेस्टिंगली ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हमें मैग्नेटिज्म में भी पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। और आप देखोगे कि जो फॉर्मूले हमें यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मिलेंगे वैसा ही फॉर्मूले हमें मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मिलेंगे। मतलब दोनों के फॉर्मूले में काफी रिसेंबलेंस, काफी समानता होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अगर हम इसको समझें तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है डाइपोल, द्विध्रुव, यानी इसमें दो चार्जेस होंगे। पहली बात, ये दोनों चार्जेस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं। अब शॉर्ट डिस्टेंस में ऐसी कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं होती, आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो जैसे एटॉमिक लेवल की डिस्टेंसेस, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। तो अगर दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे, और दो चार्जेस कैसे होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं, अपोजिट इन साइन। अरे चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन कहां से आ जाएगा? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, मतलब अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, एक +5 माइक्रोकुलाम है तो दूसरा -5 माइक्रोकुलाम, एक -3 माइक्रोकुलाम है तो दूसरा +3 माइक्रोकुलाम। तो दो अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में या नेचर में एक दूसरे का अपोजिट चार्जेस हैं और एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो चार्जेस के इस जोड़े को, इस युग्म को, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो अगर हम बनाएं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनेगा? एक -q और एक +q, दोनों के बीच की सेपरेशन ध्यान रहे बहुत ही छोटी होती है। आपको समझाने के लिए बड़ी बनाई गई है, पर दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। अब इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हम यहाँ पे L या फिर x नहीं लेते, 2L लेते हैं। आप लेने को 2x भी ले सकते हो, 2r भी ले सकते हो, बट 2L लेके चलेंगे। अब इसका क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें हमें मैक्सिमम कैलकुलेशंस मिड पॉइंट से करनी होती है। डाइपोल की वजह से हम कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, तो जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे? ना पहले चार्ज से ना दूसरे चार्ज से, कहां से? मिड पॉइंट से। तो अगर आप इसको 2L ले लोगे तो ये इतना L और ये इतना L हो जाएगा, तो थोड़ी सुविधा होगी, आसानी होगी, इसलिए बीच की सेपरेशन क्या ली जाती है? 2L। अब ये आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दिखने में कैसा लगता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी समझना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो, दोनों तो सेम ही है, Q इंटू दोनों के बीच की सेपरेशन। दोनों के बीच की सेपरेशन मींस 2L। ध्यान रहे यहां 2 लगा होता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन दी हुई होती है, सपोज 5 एंगस्ट्रॉम,
तो फॉर्मूला यूज करते समय वो डबल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सो इट्स बेटर कि आप इसको वर्ड्स में याद करो, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे आज के समय में हम किसी से भी मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, तो सबसे पहले उसका नाम और उसका फोन नंबर ले लेते हैं। वैसे ही जब भी किसी नए चैप्टर में हमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, हमें उसके बारे में दो चीज तो जाननी ही जाननी चाहिए। पहला कि वो क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, और दूसरा वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब आगे की चीजें आप ऐसे फिगर बना लेना, ये लिख लेना, और आगे आपको ऐसे नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 के फॉर्म में लिखना है। नोट नंबर 1 में इसका एसआई यूनिट अगर हम देखें तो एसआई यूनिट ऑफ पी ये क्या होगा, क्यू चार्ज है, इसका यूनिट कूलम, और एल या 2l लेंथ है, इसका यूनिट मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट है वो कूलम मीटर होता है, याद रहेगा। वेरी गुड। नोट नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अगर हम ये सोचें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये स्केलर और ये भी स्केलर, इसके वेक्टर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है क्या मतलब, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर बनाते हैं जानबूझ के। फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि कई स्केलर क्वांटिटीज को भी अपनी सुविधा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, फॉर्मूले को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको वेक्टर बनाते हैं। जैसे गॉसेस लॉ में आप देखोगे कि हम जो एरिया होता है उसको वेक्टर बनाते हैं। अगर किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे निकाल रहे हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ, तो उसमें लेंथ को हम एक वेक्टर बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है फिजिक्स में, आप इसको फिजिक्स में एक्सेप्शन की तरह ले सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी को भी अपने कन्वीनियंस के लिए हम वेक्टर बना देते हैं। तो यहां भी वही केस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसा क्या बनाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अभी इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से टॉर्क निकालेंगे इस पे लगने वाला। तो उन फॉर्मूले में जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन इजीली रिप्रेजेंट हम कर सकें, इसके लिए इसको हम वेक्टर बनाते हैं। आप इसका जो फायदा है वो अभी इसी वीडियो में आपको महसूस होने लगेगा कि अरे वाह, इसको हम वेक्टर बनाए हुए हैं तो इससे काफी हमें बेनिफिट हो रहा है। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि अगर हम इसको वेक्टर बनाते हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर पी की डायरेक्शन आप देखो, पहली बात, इस माइनस चार्ज और इस प्लस चार्ज को अगर हम मिलाएं तो इनकी जो ज्वाइनिंग लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये इस दोनों चार्जेस की जो ज्वाइनिंग लाइन है वो इस द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो इस वेक्टर पी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल होती है। अब अलोंग द एक्सिस तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखना, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और किधर, अलोंग द एक्सिस। तो अगर वेक्टर पी की डायरेक्शन को हम बनाएं तो आप वेक्टर पी की डायरेक्शन को यहां भी बना सकते हो, आगे भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, बट वो हमेशा किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना किधर होगी डायरेक्शन, फ्रॉम माइनस से पॉजिटिव की तरफ। जैसे यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक डाइपोल है, तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में। समझ गए आप? नोट नंबर 3 में हमें क्या करना है, नोट नंबर 3 में हमें सिर्फ एक फिगर बनाना है। फिर से ऐसे डाइपोल बनाएंगे, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, नाग नागिन जोड़ा। अब इसमें अभी मैंने बताया कि इन दोनों चार्जेस की जो ज्वाइनिंग लाइन है वो क्या होता है, वो होता है एक्सिस। अब अगर यहां कोई हम पॉइंट कंसीडर करें तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट एक्सियल पोजीशन में। क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन में। अच्छा, ये है इसका मिड पॉइंट। अगर हम इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचें, मतलब इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और कहां से होके जाए, एम से, इस लाइन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, निरक्ष इक्विटोरियल लाइन। अगर आप कोई भी पॉइंट इस इक्विटोरियल लाइन पर कंसीडर कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो इक्विटोरियल पोजीशन में है। तो यहां कोई भी पॉइंट होगा एक्सियल पोजीशन में कहलाएगा, यहां कोई पॉइंट होगा वो इक्विटोरियल पोजीशन में कहलाएगा, और इधर कहीं कोई पॉइंट होगा तो बोलेंगे कि वो जनरल पोजीशन में है। तो नोट नंबर 3 में आप ये फिगर बना लेना। एक नोट नंबर 4 और है, उसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें कंपनी का लोगो होता है। जैसे ईंट ब्रिक, जैसे मकान बनता है, घर बनता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि बीच में खांचा कटा होता है और उसमें उसके कंपनी का नाम लिखा होता है। ठीक वैसे ही
कोई भी फॉर्मूला जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से डेराइव करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टर्म है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वो जरूर उसके फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे ताकि देखने से ये पता चले कि वो फॉर्मूला कोई ऑर्डिनरी फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है। समझ पा रहे हो आप? जब भी कोई फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उसमें कहीं भी अगर हमें Q इंटू 2L दिखेगा तो उसको हटाकर उसकी जगह क्या इंसर्ट कर देंगे? P इंसर्ट कर देंगे। वो अभी आप फॉर्मूले के डेरिवेशन में आप देखोगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, तो मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सारे उस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, यहां फिर भी आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बता देते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो आप कर लोगे, जैसे कि +-3 माइक्रोकूलाम के दो चार्जेस हैं और एक दूसरे से सपोज 5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। आपसे कहा जाए कि इस सिस्टम का आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ, तो कर लोगे। Q की जगह 3 माइक्रोकूलाम 3 × 10⁻⁻6 और 2L पूरा पूरा वो कितना गिवन है? 5 एंगस्ट्रॉम यानी 5 × 10⁻10 मीटर। सॉल्व कर लेना, उतना कूलम मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप कर ही लोगे। अब आप 11th में नहीं हो, अब आप 12th में हो। इतनी छोटी छोटी चीजें तो अब आप कर ही सकते हो। आपको एक दूसरे तरह का क्वेश्चन बताते हैं, कभी कभी भूले भटके ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है। सपोज 3 हमारे पास में चार्ज हैं और ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। इसमें ये वाला चार्ज है -Q, ये वाला चार्ज है -Q, बट ये वाला चार्ज है +2Q और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो है A। आपसे कहेगा इस सिस्टम की आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ। अब आप कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे बताएं? तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका +2Q है इसको ऐसे +Q और +Q दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अब ये जो -Q और ये जो +Q है ये मिलकर एक डाइपोल बनाएंगे और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और उसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं? P। P का अगर आप वैल्यू लिखो तो क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेट, दैट इज A। तो P की वैल्यू हो गई Q इंटू A। फिर वैसे ही ये वाला -Q और ये वाला +Q भी मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे। इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस। अब ये बताओ इसकी वैल्यू इसी के इक्वल होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी, क्योंकि ये डाइपोल में भी +Q -Q है, इस डाइपोल में भी +Q -Q है और बीच की सेपरेशन भी सेम सेम है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी सेम सेम होगी। बट ये वेक्टर है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। और आपको पता ही होगा कि वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे सीधे सीधे तो ऐड नहीं कर सकते कि P + P नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2P हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर बनाए ऐसे फिगर में तो पैरेललोग्राम लॉ से जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अच्छा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीच के एंगल को बाइसेक्ट भी करेगी। बीच का पूरा एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री, तो ये पूरा भी 60 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इतना 30 डिग्री और ये इतना भी 30 डिग्री। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। अब इसमें पी नेट कैसा निकालेंगे? आप याद करो, आर का फॉर्मूला क्या होता है? √P² + Q² + 2PQ cos α। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ये आएगा √P² + P² + 2PP cos, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, उससे ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा? P² 3P² यानी कि P √3। अब चुपके से इसमें P की वैल्यू रख देना, QA √3। इतना कूलम मीटर या इतना यूनिट और उसकी डायरेक्शन एज शोन। तो ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है -Q, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से इसकी A, वैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा है -Q, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस है A, और ओरिजिन पे हम यहाँ पे एक चार्ज रख दें +2 और आपसे कहें कि इस सिस्टम का आप नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ, तो कर लोगे सॉल्व इसको। इसमें -Q और इसका एक +Q एक डाइपोल बनाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, फिर एक बचा हुआ +Q और ये -Q मिलके एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेगा। उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ये P है, ये P है, तो रिजल्टेंट आएगा P √2। यह है स्पेशल केस।
90 डिग्री पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो q की जगह भी अगर आप p पुट करोगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, फाइनली वो आ जाएगा p रूट ओवर 2। ये सॉल्व कर लोगे तो इस तरह की बातें बहुत होगी। अभी इस वीडियो में हमें मेन क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसके टोटल 3 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 3। केस नंबर 1 जब पॉइंट एक्सियल पोजीशन में हो, केस नंबर 2 जब पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन में हो, और केस नंबर 3 जब पॉइंट हमारा जनरल पोजीशन में हो। तो अब आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसमें भी केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या है? इन एक्सियल पोजीशन। सबसे पहले इसमें हमें एक नीट एंड क्लीन फिगर बनाना है। एग्जाम में भी कुछ मार्क्स आपके फिगर पे भी होते हैं। अगर आपने अपने आंसर शीट में फिगर बना रखा है और यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो एग्जामिनर का जो नजर है वो सबसे पहले आपके फिगर पे जाता है। तो फिगर अच्छा होना चाहिए और टेक्निकली करेक्ट भी होना चाहिए। अब उसमें क्या टेक्निकलिटीज होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे। तो एक डाइपोल पहले बनाते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें इसका एक्सिस बनाना चाहिए, और यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल ए। स्मॉल ए से एक्सियल भी हो जाएगा। अच्छा, इसकी मिड पॉइंट ले लेते हैं m, इनके बीच की सेपरेशन 12 लेते हैं। इट मींस ये इतना l होगा और ये इतना भी l होगा। अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट a पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट हमने ले रखा है a, वहां पे हम इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्लस क्यू की वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी और माइनस क्यू की वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी। तो इट्स बेटर कि माइनस क्यू चार्ज की ए पॉइंट से और प्लस क्यू चार्ज की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है हम उसको भी बना लें। तो आप ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक x प्लस यहां से यहां तक l, तो ये डिस्टेंस हो गई x प्लस l। और ये वाली अगर डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो आप बताओ जल्दी से क्या होगा? ये पूरा x, उसमें से ये इतना l माइनस कर देंगे तो ये हो गया x माइनस l। ये है हमारा फिगर। अब इसमें एक दो चीजें और बनानी है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। इससे भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में सॉल्व करा था। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा डायरेक्शन के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर वेक्टर सम करेंगे। तो मान लेते हैं प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1। तो E1 वेक्टर कितना होगा? E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये आएगा k q डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखी है, x माइनस l का स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वैसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेते हैं। उसकी डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज और उस पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई दिशा में होता है। वैसे ही माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? टुवर्ड्स दैट चार्ज। तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो E2 वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। अच्छा, E2 वेक्टर का मॉड कितना होगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी? E2 वेक्टर का मॉड आएगा k q डिवाइडेड बाई, ये तो माइनस क्यू था, प्लस क्यू कैसे लिख दिया? याद करिए, फॉर्मूला यूज करते समय चार्जेस को साइन के साथ पुट नहीं करते। और इस चार्ज की पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो है x प्लस l। क्या लग रहा है कौन सी वैल्यू ज्यादा है? अगर हम ऐसे लॉजिक से सोचें, कॉमन सेंस से सोचें, तो सिंस ये वाला चार्ज और इस वाले चार्ज की वैल्यू तो सेम है, बस नेचर अपोजिट है। सिंस ये वाला चार्ज ए पॉइंट से नजदीक है इसलिए इसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और ये वाला चार्ज दूर है इसलिए इसकी फील्ड वीकर होगी। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस एरो की लेंथ बड़ी बननी चाहिए, इस एरो की लेंथ छोटी बननी चाहिए। यह है इसका टेक्निकल पॉइंट। बच्चे कुछ भी कैजुअली बना देते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई वो फिगर बना रहा है तो वो फिगर भी टेक्निकली सही हो। तो अगर हम ऐसे देखें मैथमेटिकली तो के क्यू दोनों में सेम सेम है। इसमें डिनोमिनेटर है x माइनस एल, इसमें डिनोमिनेटर है x प्लस एल। तो डिनोमिनेटर इसका छोटा होगा वो पूरी वैल्यू बड़ी होगी, यानी E1 ज्यादा होगा E2 कम होगा।
तो सोचिए जरा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, लिख लेना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये कैसा निकालेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे, यानी E1 माइनस E2। डायरेक्शन के बारे में बाद में देखेंगे, अभी इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो E1 की और E2 की वैल्यू पुट करी जाए, ये है k q डिवाइडेड बाई x माइनस एल इसका स्क्वायर। ये E1 वेक्टर का मॉड ही है, आप इसको सिंपली E1 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप एरो हटा दो, या फिर अगर एरो लगे ही रहने देते हो तो मॉड लगा दो। माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, k q डिवाइडेड बाई x प्लस एल का स्क्वायर। अब यहां पे फिजिक्स का काम होता है खत्म, रेस्ट इज द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स यूज करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, के क्यू कॉमन मिले तो लपक के कॉमन ले लेना चाहिए, सही सुविधा होती है। x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब के क्यू, अब लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, x माइनस एल का स्क्वायर x प्लस एल का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा 1 में x प्लस एल का स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा x माइनस एल का स्क्वायर। ये तो एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। के क्यू, इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट a प्लस बी यानी x प्लस एल प्लस एक्स माइनस एल, अदर ब्रैकेट a माइनस बी, एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप बुरा ना मानो तो ऐसे लिखें x माइनस एल एक्स प्लस एल पूरे का ऐसे स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यस और नो? अब इसमें l से l कैंसिल, इसमें x से x कैंसिल, इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 2l डिवाइडेड है इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब फिर देखिए वही बात, यहां देखने से ये फील नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला डाइपोल की वजह से फॉर्मूला है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी हम कोई फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टर्म है यानी जो P है वो जरूर उसमें इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे Q है और ये 2l है, तो ऐसे लिख लेते हैं K 2x अलग और Q इंटू 2l ऐसे अलग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और इस Q इंटू 2l को क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। इधर वाला मिटा दें, नोट कर लेना, आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये कितना आएगा। अब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है K, यहां 2x, ये हो गया हमारा P डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला नहीं है। जनरली क्या होता है, ये जो x है यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस यानी x है वो इस L से बहुत बड़ी होती है। जैसे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन बहुत ही कम होती है, एटॉमिक लेवल की डिस्टेंसेस होती है। तो अगर ये मिलीमीटर में भी होगा या सेंटीमीटर में भी होगा तो x की वैल्यू L से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इफ x इज ग्रेटर देन L हो, देन एक्स स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा। क्यों भाई, अगर x की वैल्यू L से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। कोई बहुत ही अमीर आदमी अगर 1-2 रुपए चिल्लर किसी को दे भी दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंस एल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन में बहुत छोटी, इसलिए इसको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो फाइनली आएगा E A इज इक्वल्स टू K 2x इंटू P डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, और एक x से ये एक x कैंसिल होगा। फाइनली आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू K 2P डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहां पे, एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पे। तो ये है डेरिवेशन, यहां तक आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करना होगा। तो ये नोट कर लो आप, इसमें फिर आपको 1-2 फुटनोट और बताते हैं। ये जो नोट के फॉर्म में आपको चीजें बता रहे हैं छोटे छोटे, ये भी आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए।
बस यहां तक भी आप चाहो तो छोड़ के आ सकते हो, बट इसमें आप देखो और क्या क्या लिख सकते हैं हम, क्या क्या और इसमें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोट नंबर 1, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसमें वेक्टर पी की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये है डायरेक्शन हमारा वेक्टर पी का। अब यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, E1 वेक्टर ज्यादा था, E2 वेक्टर छोटा था, हमने बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस किया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे सपोज ये 10 न्यूटन पर कूलम है, ये 6 न्यूटन पर कूलम है, तो जो नेट बचेगा 4 न्यूटन पर कूलम, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वेक्टर पी की डायरेक्शन में है। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नोट नंबर 1 में आप लिखोगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वेक्टर पी की डायरेक्शन में होता है। यह है नोट नंबर 1। तो मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया, प्रूफ करा हम लोगों ने, और डायरेक्शन भी क्लियर हो गया कि एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वेक्टर पी की ही डायरेक्शन में होती है। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू के 2, यहां पे वेक्टर लगा दें 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। जब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम सेम है, अगर इसको आप वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको भी आप जस्ट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दो, तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी भी हो जाएगी। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में हमें क्या समझना है, अगर हम सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में इंटर रिलेशन देखें तो ई ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसका मतलब अगर डिस्टेंस हम डबल कर दें, यानी जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उसकी दुगनी दूरी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करें, तो अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो 2 का क्यूब 8, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुनी कम हो जाएगी। अगर दूरी को आप ट्रिपल करोगे तो 3 का क्यूब 27, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 27 टाइम्स कम हो जाएगी। बट पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा नहीं होता। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन आता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। बट डाइपोल के केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब होती है। तो ये है नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, यहां आपका ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केस नंबर 2। तो हेडिंग डालिए केस नंबर 2 में, इन इक्विटोरियल पोजीशन। अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ, which is electric field due to an electric dipole in equatorial position, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसमें भी हम लोगों को नीट एंड क्लीन फिगर बनाना चाहिए। इसका फिगर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि पोजीशन कहां है, इक्विटोरियल पोजीशन। माइनस क्यू प्लस क्यू ले लेते हैं, यहां पे मिड पॉइंट M, बीच की सेपरेशन 2L होगी तो ये इतना L और ये इतना भी L। ये है इसकी इक्विटोरियल लाइन और इसी में हमें यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना है और वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट को क्या माने, स्मॉल e मान लें, E से इक्विटोरियल हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने वहां A पॉइंट लिया था वैसे यहाँ पे E लेते हैं। अब इसमें भी इस E पॉइंट की इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x। अब इसको भी एक क्वेश्चन की तरह अगर हम लोग लें तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और कितनी डेवलप होगी। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होगी और इसकी वैल्यू को कितना मान लिया जाए, E नॉट मान लें। अगर ये L है, ये x है, तो ये डिस्टेंस अगर R माने तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, √x² प्लस L²। कोई डाउट नहीं इतने में। फिर वैसे ही इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट E पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किसी भी नेगेटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट चार्ज होती है। अच्छा ये सोच के बताओ आप, इस चार्ज की वजह से भी E पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड E नॉट ही होगा या डिफरेंट होगा। इस चार्ज की वैल्यू सेम, ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी तो सेम होगी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये भी उतना ही आएगा, √x² प्लस L²। तो इसकी भी फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, तो इसको आपको E नॉट ही लेना चाहिए। अब इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा, या एक और तरीका है, मैं इसके बाद आपको दो मेथड बताता हूं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2।
जैसे भी आपकी इच्छा हो एग्जाम में आप वैसे सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई। ई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट कॉस। अब देखते हैं दोनों के बीच का एंगल। अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। फिर इस ई पॉइंट से क्या किया जाए, इसकी एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली जाए। अब आप ये बताओ, ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। और इस लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की है और ये कॉमन लाइन है, तो अगर यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो टोटल एंगल होगा वो आएगा 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले में यहां कॉस अल्फा में अल्फा की जगह कितना पुट करेंगे, 2 थीटा। कोई डाउट नहीं है इसमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई ये आएगा स्क्वायर रूट ई नॉट स्क्वायर कितना हो गया, 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस ये भी होगा 2 ई नॉट स्क्वायर और cos 2 थीटा। कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलेगा 2 ई नॉट स्क्वायर, कितना बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लास 10th में ऐसा बहुत किया है हम लोगों ने, cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या आएगा ये 2 ई नॉट स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस 1 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 ई नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और फाइनली ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये आ जाएगा 2 ई नॉट cos थीटा। ये है मेथड नंबर 1। सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है इसमें, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। बट हम आपको ये कहेंगे कि आप मेथड नंबर 2 से एग्जाम में अप्रोच करना, क्योंकि मेथड नंबर 2 इजी है और उसमें स्टेप्स कम यूज होंगे, तो आपका टाइम बचेगा। हमें इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, इस वाले ई नॉट और इस वाले ई नॉट का कंपोनेंट करना चाहिए। तो अगर हम इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखें तो कोई भी वेक्टर जिस भी लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट जाता है, तो ये आएगा ई नॉट कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आएगा ई नॉट साइन थीटा। वैसे ही इस वाले ई नॉट का भी अगर हम कंपोनेंट देखें तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो वंस अगेन ई नॉट कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा, वो आएगा ई नॉट साइन थीटा। तो आपने इस ई नॉट और इस ई नॉट का कंपोनेंट ले लिया है। अब हमें इस ई नॉट से और इस नॉट से मतलब नहीं है। अब हमारे पास में 4 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में और 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो ई नॉट साइन थीटा और ई नॉट साइन थीटा है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और ये ई नॉट कॉस थीटा और ई नॉट कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए जुड़ेगा। तो आप बस ये फिगर बना के सीधे लिख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई इज इक्वल्स टू होगा 2 ई नॉट cos थीटा। सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, तो चाहे आप इस प्रोसेस से पहुंचो, चाहे आप फिगर में थोड़ा सा और फिगर बना के सीधे लिख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई कितना होगा 2 ई नॉट cos थीटा। अब इसके बाद आगे कैसे आगे बढ़ना है उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इस ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। ई नॉट क्या है, इस चार्ज की वजह से या फिर इस चार्ज की वजह से ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे लिखेंगे, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यों भाई, इस चार्ज की इस पॉइंट से, चाहे इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी कितनी है, आर है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की भी हमें वैल्यू लिखनी होगी। अगर हम इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो क्या होगा, एल डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो गया एल डिवाइडेड बाई आर। अब ये Q और ये 2L दिख रहा है आपको, फिर से वही काम करेंगे, Q इंटू 2L हमें मिल रहा है तो उसको हटाकर उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा K, ये Q इंटू 2L हो गया P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर में। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। अगर आर की वैल्यू ये है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस आर की वैल्यू लिखा जाए, इस आर की वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इधर वाला पोर्शन मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसमें इसकी पावर है 1 और ये स्क्वायर रूट है, मतलब इसकी पावर है 1/2। तो मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो फाइनली ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई इज इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर इसमें हम वैसा ही अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे जैसा पिछले वाले केस में हमने यूज किया था।
फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन l है देन एक्स स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। फिर से ये वैल्यू बहुत बड़ी, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, इसको इसकी तुलना में नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई कितना जाएगा, के पी केविन पीटरसन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फिर बचेगा और उसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई आएगा के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। पिछला वाला फॉर्मूला याद है, वहां पे हमें क्या मिला था, वहां पे हमें मिला था 2p अपॉन एक्स क्यूब, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, p अपॉन एक्स क्यूब। किसकी फील्ड ज्यादा होगी, अगर हम एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर कंपेयर करें तो एक्सियल पोजीशन में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होती है, दोगुनी होती है। फिर इसमें भी अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप पहले वाले मेथड से देखो चाहे दूसरे वाले मेथड से देखो, ई नॉट कॉस थीटा ई नॉट कॉस थीटा जुड़ेगा, 2 ई नॉट कॉस थीटा आएगा, इसकी डायरेक्शन हमें समझनी है कि इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ आप, इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वेक्टर पी की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, वो होती है माइनस से प्लस की तरफ ऐसे, ये है हमारा वेक्टर पी का डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, ये वाली जो लाइन है वो इस एक्सिस के पैरेलल थी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो वेक्टर पी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा, अगर ये ईस्ट है तो ये क्या है, वेस्ट, अगर ये प्लस एक्स डायरेक्शन है तो ये क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी अपोजिट टू वेक्टर पी होता है। तो आप डायरेक्शन में भी चाहे तो लिख सकते हैं अपोजिट टू वेक्टर पी। अब इसमें भी नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 की अगर बात करें तो नोट नंबर 1 में अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू, सिंस ये और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्यों भाई, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर में अगर माइनस लगा देंगे तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। वेक्टर पी का डायरेक्शन ये है, माइनस लगाया डायरेक्शन पलट गया, वो डायरेक्शन किसका मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। ये क्लियर हो गया। ठीक वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं नोट नंबर 2 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई प्रोपोर्शनल टू है 1/x क्यूब की, यानी इसमें भी अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे डिस्टेंस को डबल करके इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो डिस्टेंस को आप डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम हो जाएगी, मतलब 8 गुनी कम हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रिपल करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 27 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट नंबर 3 भी देख लेते हैं। अगर हम सेम डिस्टेंस पे एक बार एक्सियल पोजीशन में और एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ये आता है 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपसे एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा जा सकता है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, और अगर इसका और इसका रेशियो पूछा जाए तो वो आएगा 1:2। तो आई होप ऐसे छोटे छोटे चीज तो आप निपटा लोगे खुद से। तो ये है आपका केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, जिसमें हमारा पॉइंट ना ही एक्सियल पोजीशन में होगा और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आप रफ कॉपी लेके पेन लेके केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का फिगर बना बना के फॉर्मूला डिराइव करने की प्रैक्टिस करना, कम से कम 3 बार। 3 बार अभी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, फिर एग्जाम के टाइम में एक बार रिवाइज कर लोगे आपका काम चल जाएगा। वैसे भी कहा जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि एग्जाम में अगर आपका दिमाग भी गलती करे तो आपका हाथ गलती ना करे। मेरी बात को कभी सोचना ध्यान से कि क्या कह दिया सर ने। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या है, इन जनरल पोजीशन, यानी जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं ना ही वो एक्सियल पोजीशन में होगा और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। तो इसमें भी सबसे पहले हमें फिगर बनाना होगा और फिगर में ही कई सारी चीजें समझने वाली हैं, उसको समझते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है इसकी एक्सिस। हमें यहां कोई पॉइंट नहीं लेना, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट नहीं लेना। तो पॉइंट कहां ले लिया जाए, यहां कहीं ले लें। इस पॉइंट को लिख लेते हैं जी, जी फॉर जनरल। ये इसका मिड पॉइंट M। अब इसमें इस M पॉइंट को अगर हम G पॉइंट से ज्वाइन कर दें
तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r। और अगर हम आपसे कहें कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे ही होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है हमारा वेक्टर p। अब इस G पॉइंट पे जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाली है उसकी डिस्टेंस तो ठीक है, mgr हो गया। इसमें हमें ये एंगल भी लेना होगा, और एंगल बहुत ही ध्यान से देखो एंगल कैसे लिया जा रहा है। ये जो mg लाइन है इसकी वेक्टर p से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल है थीटा। तो एक तरह से अगर हम इसको ऑरिजिन माने तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कॉमा थीटा। अब ये क्या बोल दिया मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट कई तरह के होते हैं, जैसे एक सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का x कॉमा y ये होता है। x और y की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे इस पॉइंट P की पोजीशन चेंज होगी, और आप इस प्लेन में कहीं पे भी रहोगे आपकी पोजीशन को एग्जैक्टली x कॉमा y से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या अगर कोई हमें x कॉमा y आपके पोजीशन का दे दे तो हम आप तक पहुंच जाएंगे। जैसे 5,3 दे दिया जाए कि भाई आप 5,3 पे हो, इट मींस 5 यूनिट इधर जाना है, 3 यूनिट इधर जाना है। वैसे एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है और वैसे ही एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, जैसे ये कोई पॉइंट P है, ये ओरिजिन है O से आपने P को ज्वाइन किया, OP की लेंथ हो गई R। अगर इस OP का x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल थीटा हो, तो इस पॉइंट P का जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो होगा r कॉमा थीटा। तो अगर किसी भी पॉइंट का हमें पोलर कोऑर्डिनेट भी पता हो तो हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी तो अगर ये आगे पीछे होगा तो r चेंज होगा, इधर उधर जाएगा तो थीटा चेंज होगा। तो r और थीटा अगर हमें दे दिया जाए तो उस पॉइंट P को हम स्पेसिफिकली लोकेट कर पाएंगे। तो एक तरह से इस पॉइंट G का ये पोलर कोऑर्डिनेट है r कॉमा थीटा, और हम उसी के टर्म्स में इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आप इसमें वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाओ अपना कि इसमें हम G पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ना ही इसमें एक्सियल पोजीशन वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज हो पा रहा है, ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज हो पा रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो पूरा दिमाग लगाने के बाद फिर वीडियो को चलाइए और देखिए। ऐसे यहां पे हम एक सर्कल बना लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। अब अगर ये वेक्टर P है और हम अगर इसका कंपोनेंट करें तो वेक्टर P का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आएगा P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा P sin थीटा। अब चाहो तो आप इस वेक्टर P को हटा सकते हो। तो क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है, उसमें ये है एक नेगेटिव चार्ज और ये है एक पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव टू पॉजिटिव ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, और उसकी वैल्यू कितनी है, P sin थीटा। और ठीक वैसे ही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे ऐसे एज्यूम कर लिया जाए, यहां पे माइनस क्यू मतलब माइनस चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इस डाइपोल को दो छोटे छोटे डाइपोल्स से मिलकर बना हुआ माने, जिनमें पहले की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P sin थीटा हो और दूसरे की जो डाइपोल मोमेंट है वो P cos थीटा हो, तो क्या ऐसा माना जा सकता है P cos थीटा और P sin थीटा का रिजल्टेंट कितना होगा, P ही होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं जैसा कि वेक्टर के रिजोल्यूशन में हम करते हैं। तो हम यहां पे यही काम करेंगे, इस डाइपोल को दो छोटे छोटे डाइपोल्स में तोड़ेंगे। पहला डाइपोल ऐसे होगा और उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P cos थीटा, और दूसरा डाइपोल ऐसे लेंगे, उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P sin थीटा। अब इस डाइपोल को P को भूल जाओ। अब आप सबसे पहले इस वाले डाइपोल को देखो, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो और इस डाइपोल को ध्यान से देखो। बाकी पूरी चीज आप भूल जाओ, कंसंट्रेट करो इस फिगर पे। माइनस क्यू प्लस क्यू मतलब ये एक डाइपोल, और इसी की एक्सिस पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं G। तो क्या इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि G पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का केस होगा? बिल्कुल, ये एक्सियल पोजीशन वाला ही केस है जो हम लोगों ने केस नंबर 1 में पढ़ा था। तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सियल पोजीशन वाली होगी। उसको फिर से वही EA वेक्टर मान लेते हैं। अच्छा, EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग एक्सियल पोजीशन में? EA आता था K 2P डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। K 2P की जगह यहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो P नहीं है, वो है P cos थीटा। तो 2P की जगह P cos थीटा और डिवाइडेड बाई x की जगह यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो r। तो ये आ गया r क्यूब। ये क्लियर हो गया आपको? ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं।
अब अगर हम इसको देखें, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप देखो और इस पॉइंट की पोजीशन को आप देखो। इन दोनों चार्जेस की जो ज्वाइनिंग लाइन होगी वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस होगा, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, और यहां पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, तो वो पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो इस वाले डाइपोल के लिए जी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो केस है वो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, यानी केस नंबर 2 होगा। और केस नंबर 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती थी उसकी डायरेक्शन किधर होती थी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द वेक्टर पी। तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, पी साइन थीटा। तो इसकी वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो अपोजिट होगी और उसकी वैल्यू को कितनी मान ली जाए? इसकी वैल्यू को मान लिया जाए ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्लियर हो रहा है आपको? इसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, इसका मैग्नीट्यूड आएगा के। फिर यहाँ 2 नहीं होता था, सिर्फ P होता था, बट P की जगह यहाँ कितना होगा? P साइन थीटा, क्योंकि हम इस वाले डाइपोल की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वही होगी r का क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताइए, हम लोगों ने एक डाइपोल को दो छोटे छोटे डाइपोल में तोड़ लिया। पहले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड केस नंबर 1 यानी एक्सियल पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हमें मिला, और दूसरे डाइपोल की वजह से जी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केस नंबर 2 यानी इक्वेटोरियल पोजीशन का केस मिला। तो दोनों की वजह से हम लोगों ने फील्ड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट फील्ड निकालेंगे। नेट फील्ड कुछ ऐसे होगी, इसको मान लेते हैं फाइनल वेक्टर ई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी, ये कितना आएगा? ई जी इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, तो क्योंकि ई पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा जो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम लोग किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं। तो अगर ये ई ए वेक्टर और ई वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट ओवर ई ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो आप चाहे तो बस ऐसे इतने पे ही छोड़ सकते हैं, मतलब इसकी वजह से जो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ये और ये समझो और फिर ये फंडा समझ लो, उसके बाद एग्जाम में चाहे तो आप इसको आगे चल के सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू, पी की वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू सब गिवन होगी, पर फिर भी इसको और आगे तक सॉल्व कर लेते हैं। ई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं। रूट ओवर ई ए की और ई की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? के 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इसका स्क्वायर करना होगा, प्लस के p साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो आप ये नोट कर लो, फिर ऊपर वाला मिटाते हैं। इतने में कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो रहा है कैसे क्या स्ट्रेटेजी हमारी रही, कैसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया? ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ई जी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, दोनों में से कुछ कॉमन है, k कॉमन है, p कॉमन है और r क्यूब कॉमन है। तो k p डिवाइडेड बाई r क्यूब आप कॉमन लोगे, सिंस स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कॉमन लेने पे बाहर आएगा। यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से k गया, p गया, r क्यूब गया, बचेगा sin थीटा, उसका स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा पूरा पूरा, ये आ गया के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहां स्क्वायर रूट के भीतर इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लगा लेते हैं। ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसा जब भी मिलता है बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये हो जाता है हमारा 1। तो अब क्या करेंगे? अब ये 1 हो गया, फाइनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जी, ई जी इज इक्वल्स टू के पी रूट ओवर, ये हो गया हमारा 1 प्लस ये है 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, हमें डायरेक्शन भी देखना होगा। तो डायरेक्शन में पहले इस वाले एंगल को मान लेते हैं फाई। फाई कैसे निकालेंगे? tan फाई इज इक्वल्स टू, अगर उस ट्राइंगल में आप tan फाई लोगे तो क्या आएगा? ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में ये है ई,
और डिवाइडेड बाई बेस में है ये ई ए। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है इक्वेटोरियल वाला, ये आएगा के पी और साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, और एक्सियल वाला के 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कुछ कैंसिल होगा, के से के कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये आएगा 1/2 और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा tan थीटा। तो यहां से आप चाहे तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan थीटा, मतलब 1/2 tan थीटा ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फाई की अगर सिर्फ बात करें तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। बट अगर हम वेक्टर p से डायरेक्शन की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वेक्टर p से जो डायरेक्शन है उसमें बहुत ही ध्यान से आप देखना, सबसे पहले ये इतना एंगल घूमे हम थीटा और फिर इतना एंगल और घूमेंगे फाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर p से जो डायरेक्शन होगा वो आएगा थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई में थीटा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, फाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये था आपका केस नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, किस पोजीशन में, जनरल पोजीशन में। डायरेक्शन क्लियर हो रहा है आपको? पहले घूमेंगे थीटा और उसके बाद फर्दर और घूमेंगे फाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उससे बनने वाला एंगल थीटा प्लस फाई होगा, और फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा से। ये क्लियर हो गया आपको? तो यहां केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तब तक पढ़ते रहें।